नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन और साथ ही उनके ट्रैक और उनकी क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में 30 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग इस जगह विकसित होगा। पहले जो अनुमान था वो था कि 27 सितंबर के आसपास इस सिस्टम के डेवलप होने की संभावना थी, पर लेकिन अब इस सिस्टम के 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर के आसपास डेवलप होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 1 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम प्रभावी होकर डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन और फिर अंत में साइक्लोन के रूप में बदल सकता है। शुरुआत में जीएफएस मॉडल हमें इसका जो ट्रैक दिखा रहा है वो लगभग उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ, जो म्यांमार का हिस्सा है, इन भागों की तरफ दिखा रहा है, जबकि इससे पहले इसका जो ट्रैक था वो था उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान मॉडल एक बार फिर से अपडेट हुए हैं और अब जो नया अपडेट आया है तो उसके अनुसार इस सिस्टम के पहले उत्तर पूर्व दिशा में लगभग इस दिशा में म्यांमार की ओर जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये फिर से रिकर्व करेगा और दोबारा बंगाल की खाड़ी में आएगा। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद लो विंड शेयर और साथ ही समुद्र की सतह का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच होगा, जिसकी वजह से ये लगातार प्रभावी होता रहेगा। जैसे ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और प्रभावी होगा तो ये अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी हवाओं को अपनी ओर काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से लगातार इसकी एनर्जी और भी अधिक बढ़ती रहेगी। पर लेकिन अब इस सिस्टम के जो बांग्लादेश का हिस्सा है, इन भागों की ओर जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश को इससे कोई खास खतरा नहीं होने वाला, पर लेकिन जब ये बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करेगा तो उस दौरान वहाँ पर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये सिस्टम सीधे तौर पर तो हमारे देश को हिट नहीं करने वाला, पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसके ट्रैक और इसके लैंडफॉल के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हमें मिल जाएगी। पर लेकिन अगर इसका ट्रैक यही रहता है तो ये सीधे तौर पर बांग्लादेश के हिस्सों को हिट करेगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जो हमारा पश्चिम बंगाल और बिहार का हिस्सा है, इन भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको काफ़ी तेज़ी गति के साथ हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। पहले अनुमान था कि सिस्टम अंडमान सागर में बनने के बाद वहीं से ही उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ये ऐसा करता तो ये काफ़ी ख़तरनाक साइक्लोन बन सकता था और इसका जो इम्पैक्ट होता वो उड़ीसा और साथ ही जो पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं, इन भागों पर सीधे तौर पर होने की संभावना थी। पर लेकिन मॉडल के नए अपडेट के हिसाब से अब इसके सीधे तौर पर बांग्लादेश की ओर जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लैंडफॉल करने के बाद ये सिस्टम लगातार कमज़ोर होना शुरू करेगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जो हमारा पश्चिम बंगाल है और साथ ही बिहार का पूर्वी हिस्सा और जो पूर्वोत्तर भारत के जो हिस्से हैं बांग्लादेश से सटे हुए, इन भागों पर इसका इफ़ेक्ट होगा और यहाँ पर भी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक हवाएं चलेंगी। इसी के साथ अरब सागर भी अब सक्रिय हुआ है और हमने जो पिछले 24 घंटे के दौरान मॉडल को देखा था तो तब अरब सागर में भी एक लो प्रेशर एरिया उसके बाद धीरे धीरे प्रभावी होकर डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दी थी। पर लेकिन जो पिछले 24 घंटे के दौरान मॉडल अपडेट हुए हैं तो उसके हिसाब से फ़िलहाल उसके बनने की संभावना कम है, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा और प्रभावशाली होगा तो वो अरब सागर के सारे मॉइस्चर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि जो चीज़ शक्तिशाली होती है वो कमज़ोर चीज़ को दबा देती है या फिर उसको ख़त्म कर देती है। पर लेकिन जैसे जैसे हम समय में और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के बारे में और भी अधिक जानकारी, सटीक जानकारी हमें मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप होगा उसके अंदर हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसके साथ ही वो सिस्टम उत्तर पूर्व दिशा में पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद इस सिस्टम के रिकर्व करके म्यांमार के पास से फिर दोबारा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। जैसे ही ये सिस्टम रिकर्व करके दोबारा फिर से बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा तो ये लगातार प्रभावी होने लगेगा और काफ़ी तेज़ी के साथ ये सिस्टम प्रभावी होगा। 1 अक्टूबर के आसपास इसमें हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के आसपास जब ये सिस्टम लैंडफॉल के काफ़ी करीब पहुंचेगा तो उस दौरान हो सकता है कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बांग्लादेश पर लैंडफॉल करे।
जिसमें हवाओं की रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे वहां पर काफ़ी तबाही होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से मॉडल अपडेट होंगे और इसका ट्रैक फिर से चेंजेस होता है या नहीं, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े और रेनफॉल प्रोबेबिलिटी देखें तो आप देख सकते हैं अंडमान सागर में एक बड़े इलाके में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जब अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा तब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और अधिक बढ़ जाएगी। पहले अनुमान था कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भी उड़ीसा और साथ ही आसपास के हिस्सों की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही थी। पर लेकिन अब साइक्लोन के ट्रैक में फिर से चेंजेस आया है, तो उसके हिसाब से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो भी बांग्लादेश के हिस्सों की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, लगभग इस दिशा में। जब ये सिस्टम बांग्लादेश के पास लैंडफॉल करेगा तब उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएगी और तब बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के वे हिस्से जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, इन भागों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल साइक्लोन तेज से जुड़े इस ताज़ा अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।